अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले आपको एक खबर देना चाह रहे हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूस के खिलाफ अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन का जो बढ़ता हुआ दबाव है, जिस पर बहुत सारे दिनों से हम बात कर रहे हैं, तजिया कार भी इस दौरान तजिया अपने शेयर कर रहे होते हैं। ये जो बढ़ता दबाव है रूस के ऊपर, अब इसमें चाइना ने खुलकर रूस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग ये बताते हैं कि दोनों बड़ी ताकतों यानी चाइना और रूस के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान वीडियो कॉल हुई है और इस वीडियो कॉल के दौरान चीनी सदर ने मगरबी ममालिक की जानिब से रूस को किसी भी मुमकिन ख़तरे में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। आपको बताएं कि दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी इत्तेहाद के अज़ाइम को भी ज़ेर गौर लाए हैं दोनों, और इसके मुकाबले के लिए कोई नया इत्तेहाद कायम करने को खारिज से इम्कान करार दे दिया। सदर पुतिन ने चीनी हम मनसब को अमेरिका और नेटो की जानिब से मशरक़ी यूरोप और यूक्रेन में दिफाई तनसीबात के क़याम और जानिहाना सरगर्मियों से भी आगाह किया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो इस सारे मामले में हुई है। जिस तरह से यूक्रेन को लेकर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है रूस को, उस पर हम ये देख रहे हैं कि चाइना उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है और बहुत सारे मामलों में बहुत ज़्यादा ताउन हमें दिखाई देता है। अफगानिस्तान के मामले को अगर हम देख लें तो चाइना और साथ साथ रूस के माबैन बहुत ज़्यादा ताउन हमें दिखाई दिया। इसी ताउन की वजह से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अमेरिका, नेटो और दीगर जो यूरोपीय यूनियन ममालिक है उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात दिखाई देते हैं उसके ऊपर। लेकिन इन एतराज़ात में इस सारी सिचुएशन में, इस कड़े वक्त में जो रूस के ऊपर दिखाई दे रहा है दीगर ममालिक की जानिब से इस दबाव के दौरान चीन उसके साथ है, ये यकीन दहानी जो है चीन के सदर की जानिब से दिलाई गई है रशिया के सदर को। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और अब हमें बात करनी है खलीज ताउन काउंसिल की, जिसके 42वें इजलास की आज इसका एक मुमकिन एक सेशन हुआ और इस सेशन का इख्तिताम भी आज रियाद में हो गया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस इजलास की सदारत की। इंतखाबी बयान में जोर दिया कि खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक का अमन अटूट अंग है। एलामिया में कहा गया है कि तंजीम के रुकन ममालिक इस्लाम की सरबलंदी और अरब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। GCC के रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ख़वातीन और नौजवानों के लिए कसीर मौक़े पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तजदीद की गई है। इस मुआहदे के मुताबिक GCC के रुकन ममालिक अपने किसी भी रुकन मुल्क पर हमले को सब पर हमला तस्वुर करेंगे। इनमें से किसी एक को दरपेश खतरा सब के लिए खतरा समझा जाएगा। इस इजलास में यमन बहरान के सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की कोशिश की मज़म्मत की गई। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में सऊदी अरब की जानिब से एक्सपो 2030 की मेज़बानी की दरख्वास्त के लिए भरपूर हिमायत का इजहार किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा कि हम एक ताकतवर इक़्तिसादी ब्लॉक बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए मुतनव्वे ज़राए आमदन और साजगार माहौल बुनियादी शराइत है। खलीज ताउन काउंसिल सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल तंजीम है, जिसका सरबराह इजलास हर साल मुनक्किद होता है। इस साल जो बातें की गई हैं और जिस तरह से कहा गया है कि इस इत्तेहाद में शामिल अगर किसी एक मुल्क को ख़तरा है तो वो सब के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। किसी एक मुल्क पर अगर अटैक होता है, हमला होता है, तो वो सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये सारी बातें कितनी अहम हैं, इन पर आया अमल भी होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। जी साबिक सफ़ीर हैं UAE के डॉक्टर जमाल खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर रहे हैं UAE में तैनात, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमाल खान साहब। जी, जमील अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा जमील अहमद खान साहब, ये फरमाइएगा, हर साल की तरह अभी भी हमने देखा कि ये इजलास जो है खलीज ताउन काउंसिल का 42वां इजलास जो था ये रियाद में होता है। यहाँ पर बहुत सारे वादे वईद किए जाते हैं, इस्लाम की सरबलंदी के लिए दावे किए जाते हैं, कोशिशों की बात की जाती है, ख़वातीन की बात की जाती है, नौजवानों के हुकूक़ की बात की जाती है। आपको लगता है कि ये जो बातें इसमें की गई हैं, क्योंकि ये तो इससे पहले भी की जाती रही हैं, ख़ास तौर पर जो इस्लाम को मौजूद ख़तरात हैं उनको लेकर, कोई नतीजा आपकी बार इस इजलास से निकलने वाला है? जी, इस मर्तबा भी तमाम रस्मी बातें हुई हैं, माँ सिवाय जो आपने अपने इंट्रो में बताया, 3 बहुत कलीदी बातें हुई हैं, जिसका कि ज़िक्र GCC के चार्टर में नहीं है। और वो चार्टर मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, GCC का चार्टर आर्टिकल 9, जिसके तहत ये इन्होंने 3 बातें की हैं कि GCC की फ़ॉरेन पॉलिसी एक होनी चाहिए, GCC का डिफेंस मैकेनिज़्म एक होना चाहिए, और जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि किसी एक मुल्क पर अगर कोई हमला हो
जीसीसी के, तो तमाम मुल्क पर हमला समझा जाएगा। इन तीनों में से कोई चीज जीसीसी के चार्टर में मौजूद नहीं है। एक चीज जो उनके चार्टर में मौजूद है कि जब उनका सरबराही इजलास, सुप्रीम काउंसिल का इजलास जब होगा, उसमें अगर यूनानिमस कोई चीज, कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उसके तहत उस पर अमल होगा और चार्टर में भी तब्दीली की जा सकती है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत कलीदी बात है। और इस लिहाज से भी बहुत कलीदी बात है, एक तरफ ब्लिंकन ने दौरा शुरू कर दिया है साउथ एशिया का, दूसरी तरफ मसाद और डिफेंस मिनिस्टर वाशिंगटन में अभी 5-6 दिन लगा के वापस लौटे हैं, तीसरी तरफ डायरेक्टर सीआईए 2 विजिट कर चुके हैं इसराइल के, और चौथी बात और सबसे अहम बात कि इस मीटिंग जीसीसी के ज्वाइंट कम्युनिके के फौरन साथ साथ एमबीएस ने जो बयान दिया है कि सीरियस जो हमें इस वक्त मामलात हमारे नजदीक हैं, वो ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर जो उनकी इनरिचमेंट है, उसकी हमारे लिए खतरात, स्टेबिलिटी के लिए, पूरे रीजन में स्टेबिलिटी के लिए खतरात हैं। और उन्होंने कहा कि इफेक्टिव डीलिंग चाहिए हमें ईरान के खिलाफ, उसके मिसाइल के खिलाफ, ताकि रीजन में और इंटरनेशनल लिहाज से सिक्योरिटी रहे। और तीसरी बात उन्होंने की है कि वियना टॉक जो कि चल रही है नेगोशिएशन, और ये वो नेगोशिएशन जिससे कि ट्रंप वॉकआउट कर गए थे 2018 में, 2015 के इस न्यूक्लियर रिकॉर्ड में, जिसकी जेसीएओबी कहते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि अगर ये फेल हो गया जीसीसी के बाद जो ये बयान दिया गया एमबीएस की तरफ से कि अगर ये फेल हो गया, तो इसका मतलब ये होगा फिर जरूरत इस बात की होगी कि हम ईरान को हम उससे निपटा जा सके। और साथ में फिर उन्होंने यमन के हवाले से कहा कि ईरान अपनी प्रॉक्सी जमातों को, प्रॉक्सी ग्रुप्स को उसने पूरे खिते में फैलाया हुआ है, और जिससे कि हमें खतरा है। और साथ में यह भी कहा कि ईरान हौथियों को सपोर्ट कर रहा है जो कि यमन से हम पर हमला कर रहे हैं। तो अब ये सारी बातों को आप इस वक्त जो खिते में जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है, और जिसके तहत अमेरिका अपनी बागदौड़ काफी हद तक इजराइल के हवाले करने लगा है और खिते में दूसरे ताकतों के, और खुद चाइना के कंटोनमेंट के तरफ, जिस तरह की आपने इंट्रो में इस टॉपिक को लेने से पहले बताया, शीपिंग और पुतिन की मीटिंग जो ताजा तरीन है, उस हवाले से जो सख्तबंदियां हो रही हैं, इन तमाम का अगर हम जहन में रखते हुए अहाता करें, तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का जो नया मंजरनामा उभर रहा है, वो सामने आता है। और इसमें न भूलें कि नटाली जो है प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, वो अभी यूएई से विजिट करके गए हैं, और ये पहला उनका विजिट था। तो ये इशारे मैंने आपको दे दिए कि मंजरनामा क्या होने वाला है। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, इजराइल के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, कि हमारे नजदीक मिलिट्री सोल्यूशन यानी मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ जो है, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो अगर ये उन्होंने एडवेंचर कर लिया, तो ईरान इस वक्त वो ईरान नहीं है जो 2015 में था। ईरान का मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस कर गया है। ईरान की जो इस वक्त प्रॉक्सीज हैं पूरे खिते में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। और ईरान पहले वार्न कर चुका है कि अगर कहीं से हमारी तरफ हमला हुआ, किसी गल्फ कंट्री की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, तो हम उस कंट्री पर भी हमला करेंगे। तो लिहाजा इसका रिपरकशन आप सोच सकते हैं कि खिते में कि क्या हो क्या होने सकता है। वाला है। और जी हाँ, ठीक है, और साथ ठीक में है, अच्छा। जी जी, जी सर। नहीं, और साथ में जो आपने ये ताज़ा तरीन खबर बताई है अपने इंट्रो, इस टॉपिक के इंट्रो से पहले, उसके हवाले से आप देखें, तो अगर ये सख्तबंदियां जो हो रही हैं, एक तरफ यूक्रेन के हवाले से जो शिपिंग ने बयान दिया है रूस के हिमायत में यूक्रेन के हवाले से, और दूसरा जो ताइवान में सख्तबंदी हो रही थी और उस सिलसिले में चाइना ने बयान दिया था कि रेड लाइन क्रॉस ना की जाए, और तीसरी बात कि जिस तरह सैंक्शन इम्पोज किया है अमेरिका ने चाइना के इंडिविजुअल्स और इदारों पर, उसी तरीके से रशिया में। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें, और उसके साथ ये भी देखें आप कि रशिया और चाइना स्पेस वेपनाइजेशन में साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और स्पेस वेपनाइजेशन में बिल्कुल अमेरिका के न सिर्फ पैरेलल बल्कि आगे सबकत ले गए हैं। और आपको ये भी याद रहे कि ओकास और जो इससे पहले अकॉर्ड हो चुके हैं इस इलाके में,
उसमें न्यूक्लियर सबमरीन के हवाले से चाइना का क्या बयान आया था। तो इन तमाम चीज़ों का अगर अहाता किया जाए, तो इस खित्ते में ज़रा हीट जनरेट हो रही है और इस हीट के जनरेट होते हुए ज़ाहिर है हमें अपने अपने मुल्क के हवाले से सोचना चाहिए कि हम इस हरारत में कहीं हमारे पैर भी ना जलना शुरू हो जाएँ। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल इस पे भी आपसे बात करूँगी जमील साहब और ओआईसी को लेकर ख़ास तौर पर जो 19 तारीख को इतनी बड़ी बैठक एक होने जा रही है और उस पे मैं चाहूँगी कि आप अपना अपना तज्ज़िया ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन जहाँ ये आप कह रहे हैं ना कि माहौल गर्म होता हुआ दिखाई देता है, चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ख़राबी की जानिब जाते हुए दिखाई देती हैं, तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपने-अपने मफादात के लिए यकीनी तौर पर ये सब कर रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो अपनी इक़्तिसादी तरक्की पर कहीं न कहीं दूसरे मुल्क को अटैक करता हुआ देखते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक ने अमन इस्तेहकाम के साथ-साथ जो इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से बात की है और उसके लिए जो बाहमी ताउन के फ़रोग़ की बात की है, ऐसा हो पाएगा? कुछ ममालिक सिर्फ़ इसलिए मिल बैठेंगे कि ठीक है जी, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, इससे तो सिर्फ़ मसाइल पैदा होंगे, वसाइल ज़ाया होंगे, तो क्यों ना वो वसाइल जो हैं, वो माशी इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किए जाएँ? ये चीज़ समझी जाएगी कहीं न कहीं? या मगर है काश कि ऐसा ही हो। हाँ, लेकिन आपने देखा कि जहाँ मईशत का बढ़ावा मिलता है, तो जी। दूसरे ममालिक उसमें अपने आप को असरअंदाज होते देखते हैं और मेरा इशारा है कि चाइना कंटेनमेंट अमेरिका हुँ, की तरफ से। उसमें असल है क्या मखासमत? मखासमत यही है ना कि चाइना बीआरआई के हवाले से अपनी सबकत लेने की कोशिश कर रहा है और मईशत में सबकत ले चुका है। चाइना की $17 ट्रिलियन की इस वक़्त वो मईशत है और वो चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है दुनिया का। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंटेनमेंट इसी हवाले से हो रही है ना कि चाइना अपनी मईशत के हवाले से जब सबकत लेगा, तो जो ममालिक मईशत में बहुत आगे चले जाती हैं, तो उन्हें अपने मईशत को सपोर्ट करने के लिए उसे अपने अस्करी कुव्वत को भी बढ़ाना पड़ता है और उसी लिहाज से चाइना भी अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ा रहा है और बिल्कुल। आपने देखा कि रशिया और चाइना मिलकर अब बाकायदा मद्दे-मुक़ाबिल आके खड़े होते जा रहे हैं अमेरिका की अस्करी क़ुव्वत के। तो वो मईशत के साथ-साथ ये भी आपने जीसीसी के हवाले से बात की, यकीनन जी। जीसीसी तो तेल से माला-माल है, लेकिन एमबीएस के विज़न 2030 के हवाले से एमबीएस को हाँ, ये इल्म है कि हाँ। तेल ख़त्म हो जाएगा और उसकी अफ़ादियत जिस जिस तरीके से क्लाइमेट हुँ, चेंज के हवाले से नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं, तो हुँ। उसकी अफ़ादियत भी ख़त्म हो जाएगी और उसके ज़खायर भी ख़त्म होते जाएँगे। तो वो नई राहें और नए ज़राए अपने आमदन की तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा एक इनकलाबी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें उनकी आबादी कितना उसको कबूल करती है, ये तो हुँ, वक़्त बताएगा। अभी तो ज़ाहिर है कि वो उनकी आबादी पर जो प्रेशर है और जी। हुकूमती दबाव तमाम हुक्मरानों का जीसीसी में जो है, उसके हाँ, तहत वो बोल नहीं सकते, लेकिन इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से इनको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि कहीं ये इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और प्रेशर कुकर के तौर पर वो ढकना बिल्कुल फट के बाहर ना आ जाए। बिल्कुल जी, इस बात का खतरा मौजूद है। अच्छा लेकिन एक और चीज़ जैसे अभी आप खुद पाकिस्तान के हवाले से ज़िक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को किरदार तो अदा करना ही करना है, लेकिन पाकिस्तान को अपने आप को बचाना भी है, बहुत सारी चीज़ों में मज़ीद उलझने से। ओआईसी वज़राए ख़ारिजा इजलास जिसकी मेज़बानी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, आप समझते हैं कि ख़ित्ते के इन मसाइल को इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने में, इन चीज़ों को बैठकर समझने में कोई किरदार अदा कर पाएगा? या आप समझते हैं कि महज़ ये भी एक रस्मन सी एक मुलाकात होगी, एजेंडा सब अपना-अपना कुछ और रखेंगे, लेकिन जो पेश किया जाएगा दुनिया के सामने वो कुछ और होगा, मामलात हल इससे भी नहीं होंगे? नहीं, देखिए एक अच्छी कोशिश है 57 ममालिक का ये एक ब्लॉक है और हुँ, ओआईसी के चार्टर 8, 9 और 10 बड़े कलीदी हैं इस मामले में। ओआईसी के चार्टर का आर्टिकल 10 के तहत ये फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। हुँ, देखिए अब अफ़गानिस्तान के हवाले से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। अफ़गानिस्तान इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़ा अलमिया बनता जा रहा है और हुँ। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वहाँ के डब्ल्यूएफपी का हेड भी कह रहा है, डायरेक्टर डेविड भी कह रहा बिल्कुल है। कह रहे हैं, बिल्कुल। वो वहाँ ह्यूमन राइट के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी यही बात कर रही हैं और यूरोपियन यूनियन भी हर इदारा ये बात कर रहा है और जब ऐसी सूरत हाल वहाँ पैदा हो रही है, तो ओआईसी के चार्टर के पहले ही चैप्टर में ये दिया हुआ है
कि जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उम्मा के किसी उसमें आए पड़ जाए मुल्क में, तो स्टेट पर, तो उसकी मदद की जाए। अब देखना ये है कि एक तो इतनी खामोशी है इस वक्त तक क्यों? दूसरी बात ये है कि ओआईसी का चार्टर आर्टिकल 8 के तहत इसको तो ये सरबराही इजलास बुलाना चाहिए था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्म इजलास बुलाना चाहिए था। हम्म अफगानिस्तान पैटर्न कंट्रीज में से है ओआईसी के, वन ऑफ द पैटर्न कंट्रीज ऑफ ओआईसी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की हेल्प के लिए तो इनको आ जाना ये चाहिए था, और कुछ और ना करें अगर फर्ज करने, तो मैं ये तो कम से कम हम लोग तवक्को कर सकते हैं, जिसकी कि मुझे कम ही उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन तवक्को तो यही होनी चाहिए इतने बड़े ग्रुप से कि दुनिया पर दबाव डालकर अफगानिस्तान के जो $9.5 बिलियन खाम हाँ खा के जी कब्जा कर लिया है उनके एसेट को, हाँ उसको तो कम से कम रिलीज करा दें, लोगों बिल्कुल को भूख से मरने से तो बचा दें। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ी आफत आ जाएगी, रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दहशतगर्दी का प्रॉब्लम, लेकिन फिर रीजन भी नहीं बच सकेगा। और हाँ दुनिया, जी ये जो सारे मामला चल रहे हैं, इसमें मुझे यूं महसूस होता है हम्म कि इसके पीछे भी एक मकसद है बड़ी ताकतों का, खासतौर पर यूनाइटेड हम्म स्टेट्स और उसके एलाइज का, जिस हजीमत के साथ उनको जाना पड़ा। पहली बात तो ये है कि अपने मुल्क के वासियों को वो बताना चाहते हैं कि भाई हम नहीं रिकग्नाइज करते इनको। और दूसरी हम्म बात ये है कि चाइना चाइना के रंग में भंग डालना चाहते हैं कि वो जो सी पैक का मामला है, जब डिस्टर्बेंस रहेगा अफगानिस्तान में, उसका असर हम्म पाकिस्तान पर भी आएगा। तो एक पत्थर से दो, एक एक से दो तीर से दो तीर से शिकार दो शिकार कर लेंगे वो। तो ये इस हम्म किस्म की सामने मंजरनामा, बहुत सारे तजिया निगार इस पर गौर करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वरना तो इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो पहले कभी नोटिस हुई नहीं। और उस पे अगर वो उनके ही पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और हम्म जवाब बना लिया है उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को जिसको कि बाकी दुनिया में इतना ज्यादा जवाब नहीं बनाया जाता है। या जिसका ठीक है। फौरी तौर पर अभी हल भी मुमकिन नहीं है ना जमील साहब, उन चीजों के लिए कुछ वक्त भी तो नहीं दिया जाना चाहिए ना। नहीं, हाँ, दुरुस्त है। मैं जब खुद यूनाइटेड नेशन में ईस्ट तिमोर में तैनात था, मैंने वहां हम्म की फ्रीडम फाइटर शनाना गोजमाओ से मेरी बड़ी मुलाकात रहती थी। हम्म उन्हें भी कुछ वक्त दिया गया था कि अपने टीम के मेंबर्स को आहिस्ता आहिस्ता छांटी करके दूसरों को लेके आए। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ जब नियत ही मुख्तलिफ हो और नियत ही कुछ हम्म और हो, तो उस वक्त उसका मकसद ही दूसरा बन जाता है। और जो मैंने आपको बयान किया है इससे पहले, चंद लम्हे पहले, तो लिहाजा हमने देखना ये है कि हमने इस अगेन ये जो आंच इस तरफ से आ रही है, इस आंच से हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि जो इतना बड़ा एग्जॉडस ऑफ रेफ्यूजीज कैन हैपन, और जो कि अगर ये इस तरह भूख मर रहे, 95% अफराद को खुराक पूरी नहीं मिल रही है। और जो ये वो डेविड कह रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो जी डायरेक्टर, जी वो कह रहा है कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में लोग वहां कैसे रहेंगे? वो बिल्कुल अपनी जी, लोग बॉर्डर भूख से क्रॉस मर रहे करेंगे। हैं और जब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। बच्चे बेच नहीं रहे हैं तो बच्चे भूख से मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं। बहुत सारे लोग जो उनके पास शेल्टर ही नहीं है, पनाह मौजूद नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। 95% लोगों को खुराक की किल्लत है, जैसा कि अभी जमील अहमद साहब आप खुद फरमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और यकीनन इस पर गौर किया जाना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, यकीन कीजिए कि जब आप जैसे लोगों से बात होती है, इस तरह का तज्जिया सुनने को मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आज की बातों से हमें मिली है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात की जानी चाहिए, जिन पर बात नहीं होती है, उस पर आपने आज रोशनी डाली है, अपना तज्जिया शेयर किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं यूएई के लिए, अपना वक्त निकाला मोस्ट कीमती, वेलकम। हमसे हमसे बातें की, शेयर किया अपना वक्त। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से जी हम बात कर रहे थे खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक का जो इजलास हुआ है, 42वां अहम इजलास, उसमें क्या बातें हुई हैं। जमील साहब का भी यही कहना है कि बातें बहुत ज़्यादा की गई हैं, दावे बहुत ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन दावों पर कभी भी जो पहले इजलास होते रहे अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन खैर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है 19 तारीख से, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के किरदार को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। नज़र हम रखे हुए हैं, आपको यकीनन इस बारे में आगाह करते रहेंगे। अभी हमें एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है। खबर है जी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से। अमरीकी टेस्ला और स्पेस एक्स की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसने पाकिस्तान भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मनसूबा तैयार किया है। स्टारलिंक कंपनी पहले ही पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और टेस्ला और स्पेस
एक्स ने पाकिस्तान में जल्द अपना दफ्तर खोलने का ऐलान भी कर दिया है और जो जनूबी एशिया में अपनी नौइयत का पहला ऑफिस होगा। अच्छा जी, स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के सरबरा एलोन मस्क, इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अभी एलोन मस्क को 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर भी करार दिया गया था। बड़ी इनकी खिदमात हैं। जब आईटी और टेलीकम्युनिकेशन की बात होती है, आपको बताएं कि वफाकी वजीर जो हैं पाकिस्तान में आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए, अमीनुल हक, उनसे आलमी ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक के वक्त में मुलाकात की है, जिसमें डायरेक्टर मशरक़ वस्ता और हेड ऑफ ग्लोबल साइट भी शामिल थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की फराहमी के हवाले से इकदाम पर गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान को आलमी नेटवर्क से मुंसलिक करने के लिए मुस्तकबिल के हवाले से क्या मंसूबे हैं, उन पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल दुनिया से मुंसलिक होने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है और मुल्क में 40,000 स्कूल्स, छोटे तिजारती इदारों समेत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से मुंसलिक होने के लिए वसी मौके हैं। स्टारलिंक के मनसूबों की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। अब ये सेटेलाइट ब्रॉडबैंड है क्या? हम तो 5G के बारे में सुन रहे हैं, फ़ोन्स में, बहुत सारे फ़ोन्स में मौजूद है हमारे पास। अब ये क्या, ये वही टेक्नोलॉजी है? इससे मुझे, आपको, आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने जी वीडियो लिंक पर दावत दी है हंस मसरूर साहब को, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हंस मसरूर साहब। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा हंस, पहले तो ये बताइएगा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है क्या, और इससे टेक्नोलॉजी के मैदान में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बात की जा रही है, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं इससे? सबसे पहले शुक्रिया, उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि सैटेलाइट नेटवर्क इस वक्त हम लोग जो है पाकिस्तान में वो ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं केबल पे। केबल जो हमारी अंडरग्राउंड समंदर के नीचे से हमारी जो केबल आ रही है, हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो फिर हमें बमुश्किल जो है हम सैटेलाइट पे शिफ्ट होते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है ये अब प्रॉपरली पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही अच्छा है। हंस मसरूर रीसेट साहब, बहुत माजरत, लेकिन हम आपको ना क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। शायद आप ब्लूटूथ के ज़रिए हमसे बात कर रहे हैं, ये वजह है। आप कुछ वक्त ले लीजिए ताकि हम आपको बेहतर तौर पर सुन पाएँ जी। हंस मसरूर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। ऑडियो के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी वो इसको हल कर लेते हैं तो हम उनसे दोबारा से बात कर लेते हैं। बात हम कर रहे हैं जी बड़ी आलमी ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक की, जिनका वफ़द पहुंचा है इस्लामाबाद में। उन्होंने यहाँ पर अमीनुल हक साहब से मुलाकात की है। बातें उन्होंने क्या की हैं? बातें उन्होंने ये की हैं जी कि हम यहाँ पर अपना जो नेटवर्क है ये शुरू करना चाहते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है वो पाकिस्तानियों को मुहैया करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान जो है वो डिजिटल दुनिया से एक नए तरह से मुंसलिक हो रहा होगा। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ब्रॉडबैंड तो तकरीबन अब हर घर में ही मौजूद है। ब्रॉडबैंड मौजूद नहीं भी है तो मोबाइल का जो डेटा है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास हर वक्त होता है। हम दुनिया से कनेक्टेड भी रहते हैं, सोशल मीडिया हो, दीगर तरीके हों, कोई और ऐप्स हों, सबके सब हम यूज़ कर रहे होते हैं। पर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हमें हंस मसरूर साहब बता रहे थे। हंस मसरूर साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, समझाइएगा हमें पहले तो ये टेक्नोलॉजी है क्या। जी, अच्छा, मेरी आवाज़ अब बेहतर होगी शायद। अभी कुछ बेहतर है हंस साहब। मैं माज़रत चाहता हूँ, शायद मेरे पास आज इट्स ये ओके। मेरा देखिए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ब्रॉडबैंड पर ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, हम लोग इस वक्त जो डिपेंडेंट हैं वो किसी केबल्स जो आ रही है हमारे पास 4-5, उस पे हम डिपेंडेंट हैं। हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेशनली जो है हमारी इसी पे चलती है। सम हमारा एक छोटा सा पार्ट जो है वो सैटेलाइट पे भी है, जो कि थ्रू सैटेलाइट कनेक्टिविटी आती है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टारलिंक वाले, ये बेसिकली होम यूजर तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू सैटेलाइट। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज आ रही है पाकिस्तान में और मैं मतलब रीसेट, बेसिकली इसको रीसेट भी कह सकते हैं। रीसेट के लाइसेंसेस बहुत पहले जारी हो चुके थे लेकिन शायद उस पर प्रॉपर्ली कोई काम नहीं कर सका और लोग ज्यादा अच्छा महसूस करते थे कि वो फाइबर ऑप्टिक पे अपनी कनेक्टिविटी ले लें हाँ या मसरूर जो है साहब, आई वो। एम रियली वेरी सॉरी बट इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे आपको दोबारा से। मेरे ख्याल में ये जो नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान में आने वाला है, इसकी अशद ज़रूरत है, इसको आ जाना चाहिए, शायद फिर हम आपको बहुत क्लियरली सुन पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जी अपने प्रोड्यूसर साहब से, कामरान से और सलान से, कि प्लीज़ ज़रा चेक करें कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। हंस मसरूर साहब को हम क्यों नहीं
वाज़ेह तौर पर सुन पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है आवाज़, हम नहीं चाह रहे हैं कि आप हंस मसरूर साहब को सुन नहीं पाएँ उस तरह से। कोशिश हम करेंगे जी दोबारा से उनसे हम रब्ता करें। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। गुज़श्ता अगर हम एक दहाई की बात करते हैं, आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस मौजूद होगी जो किसी तार के साथ मुंसलिक नहीं होगी, जुड़ी हुई नहीं होगी हमारे फ़ोन में। ये मोबाइल फ़ोन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक छोटी सी डिवाइस है, लेकिन आप देखें कि ये चलता फिरता हमारा एक टीवी चैनल है, हमारा अपना ज़ाती टीवी चैनल है, जिसके थ्रू हम जब चाहें जहाँ से चाहें लाइव हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, अपना एक टीवी चैनल जो है, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चला सकते हैं। बहुत सारे व्यूज़ आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, अपने ख़यालात उन तक पहुंचा सकते हैं। फ़ेसबुक पे अगर आप चले जाएं तो आप जी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जिनमें बढ़ चुका है। हम कोई दीगर दुनिया से बहुत पीछे नहीं हैं। लेकिन जब जब जहाँ जहाँ हमने सुना है सेटेलाइट ब्रॉडबैंड के हवाले से, तो वहाँ जहन में ये चीज़ ज़रूर आती थी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्यों पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये हम हंस मसरूर साहब से जान लेते हैं। हंस मसरूर साहब फरमाइएगा। हंस साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। माजरत जी, बात नहीं कर पाएंगे जी आज हम हंस मसरूर साहब से। बड़ी अहम खबर जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। बहरहाल जी, होने क्या वाला है, होने यही वाला है कि अब हम बेहतर तरीके से ये जो सर्विसेज हैं इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारे ममालिक में टेक्नोलॉजी मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी। और सिर्फ यही नहीं है, एलन मस्क जो है उनकी क़यादत में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनी टेस्ला है, उसने $1 खरब मालियत के साथ साल की सबसे अहम मैन्युफैक्चरर कंपनी होने का भी सबूत दिया है। और अभी कहा यह जा रहा है कि शायद ऐसा भी हो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कंपनी है ये सेटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मुतारिफ़ करा दे, क्योंकि ये उसी से कहीं ना कहीं मुंसलिक होती है। हंस साहब से पूछ लेते हैं जी, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं। हंस साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं बहुत माज़रत चाहूँगा। मेरे ख़्याल से लिंक बेहतरीन हो आज गया वाक़ई मेरा हंस साहब, अब हम आपको बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आप हमें ज़रा बता दें कि क्या है ये टेक्नोलॉजी, प्लीज़। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू है और इसमें अच्छा। हम जो है हमारी जो वायर्स कट जाती हैं, अंडर सी वायर्स हम्म। होती हैं, ये सारी चीज़ें हाँ होती हाँ। हैं, ये हमारे उस पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। हम्म। और बेस्ट चीज़ ये होगी कि वीसैट के लाइसेंसेस पाकिस्तान में 2002 में मेरे ख़्याल से अनाउंस किए गए थे, बट इस पे वर्किंग अब स्टार्ट हो रही है, बहुत खुशी की बात है। और इससे हमारी हम्म। सबसे ज़्यादा जो पावर बढ़ेगी वो एंड यूज़र, जो हमारा घरेलू हम्म। सारिफ़ है, जो घरों पे बैठ के यहाँ से बाहर हम्म। काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जी जी। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सपोर्ट करें, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, इसमें फिर मज़ीद हम 5G पे भी जा सकते हैं, मज़ीद हम इसमें एनहांसमेंट ला सकते हैं। वन्स वी हैव द गुड कनेक्टिविटी इन पाकिस्तान, उसके बाद हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें आगे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आम जो सारिफ है उसको जो फ़ायदा हो रहा है वो तो आप बता रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट्स हैं उनको कितना इससे फ़ायदा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके आने से? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी अभी तक, हंस साहब? अगर मैं पिछले अगर आज से कोई 13-14 साल पहले की बात करूँ तो उस वक़्त या अभी भी हमारे पास समटाइम्स केबल अंडर सी केबल्स हमारी कट जाती हैं, जो कि हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। जिसकी वज़ह से हमारे पास बहुत लो हो जाती है इंटरनेट कनेक्टिविटी और जिसकी वज़ह से हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। ये तकरीबन हर साल ही रिपीट होता है हमारे पास। ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी आने के पास 2 चीज़ें होंगी। एक तो हमारी जो हमारी वाया जो केबल जा रही है, उसमें हमारे पास हॉप कहते हैं हम लोग। हमारे हॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा डाटा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है कहीं जाने में। ये है हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सैटेलाइट के साथ। और एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान में अगर हमारे पास सैटेलाइट कनेक्टिविटी आ जाती है, तो हम लोग एक एक इंटरनेशनल लेवल पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकेंगे, एक मंज़े भी बात कर सकेंगे कि हम भी अब सैटेलाइट पे कनेक्टिविटी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 16-17 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज चलें खैर उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो मुस्तकबिल में आप क्या बताएंगे कि कौन-कौन से ऐसे मुमकिन मंसूबे हैं जिसमें शामिल किए जा सकते हैं, जिनको शामिल किया जाना चाहिए, जहाँ पाकिस्तान अभी भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कोताही हमारी जानिब से हो रही है कि वो चीज़ें हम नहीं ला पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? हम लोग सबसे पहले जो जिसमें सबसे ज़्यादा हम फ़ेल हो रहे हैं या अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होने चाहिए,
जो प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल लेवल के। हमारे पास माइंड्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन हम वो चीज़ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमें हमारी बहुत कमी है, उसमें हमें करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में हम माशाल्लाह से बहुत आगे हैं। मैं खुद चूँकि साइबर सिक्योरिटी से हवाले से बहुत आगे हूँ। यहाँ तक मैं बताना चाहूँ कि इंटरनेशनली लोग हमसे जो है ना सपोर्ट लेते हैं, बट क्या वो इंडिविजुअल होती है। मुझसे सपोर्ट ले ली, एक अलग किसी से, इसको एक ग्रुप में लाना चाहिए। कंपनीज़ इस पे खोलनी चाहिए, आईटी टावर्स बनने चाहिए, जहाँ पे बैठ के इनको फैसिलिटेट किया जाए कि आप ग्रुप की शक्ल में, कंपनी की शक्ल में, तो वो फिर पैसा ग्रुप की शक्ल में, कंपनी की शक्ल में आएगा। इंडिविजुअल टैक्स पेयर और एक कंपनी का टैक्स पेयर में बहुत डिफरेंस होता है टैक्स में। तो वो हमारी आमदन में बहुत इज़ाफ़ा होगा। फिर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का एक नाम बनेगा कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। फिर जैसे हम अब देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जितने भी फोरम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे हैं, इस पे भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है एक वो है, उनकी सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। वो जब बिल्कुल, मैं जैसे इसी जानब जानना कम्युनिकेशन चाह रही थी कि पड़ोसी मुल्क तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। हम अगर देखते हैं तो हमारी जो वज़ारत है आईटी और टेलीकम्युनिकेशन की, अमीनुल हक साहब जो हैं वफाकी वज़ीर जो हैं उसके लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कोई कमी रह गई है? क्या उस तरह से हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उस तरह से हम कंपनीज़ को रज़ामंद नहीं कर पा रहे हैं? जैसे चले ये अभी मस्क साहब तो आ गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान आने का सोच लिया, इनकी कंपनी ने सोच लिया, कुछ और भी बड़ी कंपनीज़ हैं ना जिनको हमें पाकिस्तान की जानिब उनको माइल करना चाहिए, कायल करना चाहिए, जैसे टेस्ला है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा रही हैं, वो भी तो यहाँ पर मंसूबे लगने चाहिए, शुरू होने चाहिए ना हंस साहब? बिल्कुल होने चाहिए। यूट्यूब पाकिस्तान में आया था लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली शायद एंटरटेन नहीं कर सके आज से 6-7 साल पहले। उसको हमें प्रॉपर्ली एंटरटेन करना चाहिए, उनके डाटा सेंटर्स यहाँ बनने चाहिए, फेसबुक के डाटा सेंटर्स बनने चाहिए, अब आप गूगल के डाटा सेंटर्स बनने चाहिए। काफ़ी हद तक बने थे लेकिन उसके बाद उस पे काम नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है माशाल्लाह से बट वो ग्रुप की शक्ल में चीज़ें सामने नहीं आ रही। मैं फिर से बार-बार ये कह रहा हूँ कि हमें एक ग्रुप की सूरत में, एक पाकिस्तान, एक रियासत की सूरत में आईटी को आगे लेके जाना होगा, ताकि हम ठीक लोग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौके देने होंगे, लोगों को कॉम्पिटिशन्स करवाएँ, जैसे कि आप हाँ। मोबाइल एप्लीकेशन बनाएँ, वेबसाइट्स बनाएँ। फिर जो एक, सॉरी मैं छोटी-सी बात करूँगा इसमें, फिर जो हमारे पास जो इंडिविजुअल काम करते हैं, वो बहुत कम पैसों में काम करते हैं, वो बहुत क सस्ते में काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर राज़ी नहीं होता है उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर को इन्वेस्टर्स को राज़ी करने की ज़रूरत है, रियासत के तौर पर एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ग्रुप की शक्ल में मिलकर काम करके दुनिया को कायल करना चाहिए कि जी आप यहाँ आए, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। चलिए अब ऐसी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेटेलाइट ब्रॉडबैंड आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। बहरहाल आप आईटी एक्सपर्ट हैं, हंस मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन अभी हमें बात करनी है जी प्रोग्राम के अंदर बर-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका की, जहाँ कनाडा की फ़ौज में 6 बरसों के दौरान जिनसी हमले और हरासानी के 802 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कैनेडियन वज़ीर दिफ़ा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फ़ौजियों को जिनसी हमलों से महफूज रखने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। कैनेडियन फ़ौज में गुज़श्ता 6 बरस के मुख्तसर अरसे में 581 जिनसी हमले हुए, जबकि 221 जिनसी हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जिनसी हमले और हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट होने पर कैनेडियन वज़ीर दिफ़ा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कनाडा जनरल वैन ने मुआज़रत भी कर ली है। दोनों ने इतराफ़ किया कि कनाडा अपने फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। वज़ीर दिफ़ा जो है अनीता आनंद, उन्होंने कहा कि हमें इस दर्द और सदमे का मदावा करना चाहिए जो बहुत से लोगों ने बर्दाश्त किया। मुल्क की हिफाजत और दिफ़ा का ज़िम्मेदार और इदारा जो है हमेशा अपने अरकान की हिफाजत और दिफ़ा नहीं कर सकता। डिफेंस चीफ जनरल वैन ने रद्द-ए-अमल दिया कि एतमाद से भरपूर ज़िंदगी और मौत में जो एक आपका कॉन्फिडेंस होता है वो फ़र्क करता है, लेकिन हमने वो एतमाद ही खो दिया है। कैनेडियन वज़ीर दिफ़ा और डिफेंस चीफ ने जिनसी हमलों और हरासानी का निशाना बनने वाले मुतासिरीन से हुकूमत की जानिब से मुआफ़ी मांगी और तहकीकात सिविलियन हुकाम के हवाले करने की हिमायत की है। नाज़रीन कैनेडियन फ़ौज में जिनसी हमलों और हरासानी के वाक़यात पर रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। आज हम इसी रिपोर्ट पर, जिसके कुछ हमने पॉइंट्स जो हैं वो आपसे शेयर किए हैं, बात करने जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फैज़ुर रहमान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बराह रास्त हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम आसमा, थैंक यू। आपका शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा फैज़ुर रहमान साहब, जिनसी हमले हरासानी के वाक़यात कोई नई चीज़ नहीं है, रोज़ इस तरह के वाक़यात कहीं ना कहीं से रिपोर्ट हो रहे होते हैं, जिसका निशाना ज़्यादातर आम शहरी बनते हैं। लेकिन कनाडा में ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि फ़ौजी भी जिनसी हमलों से महफूज नहीं हैं, कैनेडियन फ़ौज में मंजर आम पर आने वाली ये जो रिपोर्ट है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इससे पहले कि मैं आपको बाकायदा कमेंट्स दूँ, मुझे एक छोटा-सा इसमें शेर पढ़ने दीजिए कि नन्हा-मुन्ना सा पत्थर कोहसारों पर भारी है, पहला पत्थर कौन चलाए, सब पे सकता तारी है। वाह वाह, बहुत तो वाह।
ये हाँ, ये इसमें बिल्कुल फिट इसलिए आता है, इस पूरी सूरत हाल पे इसलिए पूरा उतरता है कि ये एक अरसे दराज से ये वाक़यात जारी हैं और कनाडा एक वाहिद मुल्क नहीं है। वेस्टर्न आर्मीज़ जहाँ पर कि एक एक मखलूत निज़ाम है दिफ़ा का, जहाँ के ख़वातीन और मर्द साथ होते हैं। वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नज़र आती हैं। लेकिन ये पिछले 6-7 साल से चलने वाला ये स्कैंडल उस वक़्त फटा सबके सामने, जब एक मेजर लेवल की खातून ने, एक जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे जनरल जोनाथन वैंस, उनके बारे में बाकायदा आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चार्जेस फाइल किए। तो फिर ये समझी कि एक डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह ये चीज़ें और हुआ। इसका जो असल दूसरे स्कैंडल्स के मुकाबले में जो इसमें फ़र्क है, वो ये कि इसमें मिलिट्री की टॉप ब्रास शामिल है जो कि इनको एक्यूज किया गया है और यके बाद दीगरे इसमें बहुत ही अहम नाम सामने आते रहे हैं। जनरल वैंस के बारे में जो असल जो बात हुई वो ये हुई कि जब जो मेजर बैनन जो खातून हैं मेजर, अब तो छोड़ दिया उन्होंने, जब उन्होंने इनको एक्यूज किया और ये कहा कि इन्होंने इनके साथ उनके ताल्लुकात थे और वो इनके 2 बच्चों की माँ हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो ना सिर्फ ये कि ये इससे इनकार कर रहे हैं हर चीज़ से, बल्कि उन बच्चों की जो टेक केयर है, जो कि एक मगरिब में एक बहुत बड़ा मसला होता है और जो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वो उसको पूरा नहीं करते और जवाब ये देते हैं कि मैं जी हाँ, किफ़ालत नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं आई ओन द आर्मी, यानी मैं ओन कर, जनरल ने ये कहा था, टॉप जनरल ऑफ द आर्मी। अच्छा, इसमें और एक जो बहुत अहम पहलू है आसमा, वो ये कि कनेडियन आर्मी दूसरे ममालिक की आर्मी के मुकाबले में छोटी आर्मी है। आप हम जानते हैं कि कनाडा कोई मिलिट्री नहीं है, यानी टोटल आर्म फोर्सेस, यानी टोटल आर्म फोर्सेस यानी आर्मी नेवी सब मिला के एयरफोर्स, इनकी कुल तादाद है 68,000, छोटी आर्मी। तो उसमें तकरीबन ये जो और वाकयात उसमें भी कतई कलामी की माफ़ी, फैज़ साहब 6 बरसों में 581 वाक़यात जिनसी हमलों के। 24% 24% खवातीन उसका शिकार हुई, यानी एवरी वन वुमन अमंग 4 वुमेन सोल्जर्स। अच्छा, इसमें दूसरी बात जो अहम है वो ये कि जो टोटल क्लेम जो दाखिल किए इन लोगों ने इन वाकयात के बाद, वो 19,000 क्लेम्स हैं जिनसे हरासानी के, सेक्सुअल असॉल्ट के या मिसकंडक्ट के, जो कि क्लास एक्शन लॉ सूट हुआ था। 19,000, उस 19,000 जो क्लेम्स हैं, एक और बात बहुत अहम पॉइंट आपके नाज़रीन को बता रहा हूँ, तकरीबन 40% यानी तकरीबन 8,000 के करीब मर्दों ने अपने खिलाफ जो उनके साथ जो जिनसी एक मिसकंडक्ट के जो वाकयात हुए हैं उसको रिपोर्ट किया और केस फाइल किया है। और इस पर जो क्लास एक्शन लॉ सूट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का इस पर लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग 19,000 जिन्होंने कंप्लेन की थी। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें, लेकिन इसमें जो अच्छी बात ये है कि आप ये देखें कि कनाडा के निज़ाम में इतनी ताकत है कि ऑल द वे फ्रॉम द टॉप, ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस पूरे निज़ाम को ओवरहॉल करने की कोशिश की, बल्कि जो वज़ीर दिफ़ा हैं जो खुद खातून हैं, और ये बाय द वे कनाडा का वज़ीर दिफ़ा या किसी और मुल्क, मगरबी मुल्क का वज़ीर दिफ़ा कोई शो पीस नहीं होता, इसके पास वाज़े तौर पर इख्तियारात होते हैं। तो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने, जो कि आप नाम से ज़ाहिर है कि मिस आनंद हैं, जो कि इंडियन नजाद हैं, भारतीय नजाद हैं, उन्होंने ये फैसला किया और इतनी बड़ी एक ओवरहॉल एक कैनेडियन आर्मी की हो रही है, ये एक बाइस इत्मीनान है। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि अभी और बहुत मामला खुलेंगे और बहुत सा और भी मामलात उठने वाले हैं ये। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फैज़ साहब के 6 बरसों के दौरान जिनसी हमलों के 581 वाकयात, हरासानी के 221 वाकयात, लेकिन उसके बाद जो खबर सामने आई है, जो हम देखने वालों को बता रहे हैं कि वज़ीर दिफ़ा और डिफेंस चीफ ने मुआफ़ी मांग ली है। आपको लगता है कि बस मुआफ़ी मांगना काफ़ी है? ये फिर ये भी बता दीजिएगा कि जो कनाडा की वज़ीर दिफ़ा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस हवाले से मामले की तहकीकात सिविलियन हुकाम के सपोर्ट करने की हिमायत की है, क्या सिविलियन हुकाम इस वाक़े की शफाफ तहकीकात और जो मुतासरीन पर लगने वाला धब्बा है उसका मदावा कर पाएंगे? ये माफ़ी काफ़ी है, तहकीकात कर लेना काफ़ी है, या आपको लगता है नहीं कुछ और भी होना चाहिए और कुछ और होगा इसमें? जी, देखिए आसमा, इस मामले के 2-3 पहलू अहम हैं। पहली बात तो ये कि जब आप कोई स्टेट अपने स्टेट लेवल पर माफ़ी मांगती है, तो वो सिर्फ एक अल्फाज नहीं होते, उसकी फिर बहुत सी लीगल इम्प्लिकेशंस होती हैं, सोशल इम्प्लिकेशंस होती हैं, हिस्टोरिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं।
तो इनके मानने का मतलब फिर उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांग के आप अलग हो गए, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम वाक़या, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अब तक 19,000 लोग उस लॉ सूट का हिस्सा बन चुके हैं और अभी और भी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम को आपको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। उनको तमाम को आप एक, अब ये चीज़ हिस्ट्री में आएगी, एक कैनेडियन हिस्टोरिकल, जैसा मैंने आपको बताया, एस्पेक्ट है उसका। अच्छा, फिर उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, फिर ओवरऑल जो आपकी जो आर्मी का जो एक मोरल है या आर्मी की जो रिस्ट्रक्चरिंग है, उस पे इसका असर पड़ेगा। तो ये माफ़ी मांगना जो है, ये महज एक अल्फाज का खेल नहीं है। इसके साथ बहुत से एक्शंस हैं जिनके सौते फूटेंगे इन माफ़ी के अल्फाज से। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि जो सिविलियंस का जो मामला है, देखिए जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि वेस्टर्न जो डिफेंस फोर्सेस हैं अमेरिका को मिला के, यहाँ पर सिविलियन कंट्रोल बहुत वाज़ेह होता है और इसमें कोई शक नहीं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी एक लॉबी है, उनकी अपनी एक पावर है जो कि वो ओवरऑल मामला पर असरअंदाज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है वो सिविलियंस के पास ही होती है। इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि अब जो कि एक सिविलियन वज़ीर दिफ़ा ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला किया है, माफ़ी मांगी है और बाकायदा, अच्छा, माफ़ी भी मांगी है उन्होंने गैर मशरूत, और कोई भी उसमें अगर मगर लेकिन वगैरह नहीं है, बिल्कुल खुली एक सादा अल्फाज में, जी हाँ ये गलतियां हुई हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं और अब हम इसको पूरा। ठीक है, सही है फैज साहब, लेकिन अब ये बता दीजिए ना कि ये वाकया तो हो गया, अब इस पे जो होगा उस पे तो हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मुल्की सतह पर और फिर ख़ास तौर पर आलमी सतह पर क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, ये कोई कैनेडियन फ़ौज के अंदर ही तो नहीं है, तो और भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है ना फैज साहब? बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और इसमें खुद हमारे जो रीजन की, और मैं समझता हूँ कि खुद हमारे अपने जो इदारे हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी यकीनन। देखिए, इसमें असल चीज़ जो है आसमा, वो है अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब। कि अगर एक पावरफुल आदमी, जैसे मैं जनरल वैंस का मैंने आपको जिक्र किया कि उसने ये कह के एक मेजर ब्रैनन को ये कह के रद्द कर दिया था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, आई ओन्ड द आर्मी, तो लिहाजा मैं एहतिसाब से बाला हूँ। लेकिन आप देखिए कि उसी को जो है वो अपनी नाक रगड़ना पड़ी उसी जनरल को। तो जब तक कि आप एहतिसाब का एक पूरा अमल न सिर्फ ये कि जारी करेंगे, बल्कि उसको किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर नाफिज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। और अब आप जो ये माफ़ी की बात से जब जो आप देख रहे हैं, तो अब यही चीज़ें सामने आएंगी कि एहतिसाब के अमल को बहुत ज़्यादा मौसर बनाया जाएगा। और एहतिसाब तो देखिए बात की बात होती है, यानी एहतिसाब एक जुर्म होने के बाद किया जाता है, लेकिन उससे पहले जराइम को रोकने के लिए जो एक प्रिवेंशन है, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये देखना है आपको। और उसमें जो है ज़ाहिर है कि जो आर्म फोर्सेस का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है, ज़ाहिर है जो तमाम जो मुंसलिक इदारे हैं, उन सब में वो रिफॉर्म्स नाफिज की जाएंगी और की जाना चाहिए। आपने जो दूसरी जो आलमी ममालिक का, दीगर ममालिक का जिक्र किया और आलमी सतह का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि इट्स अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि जो जो दूसरे तब्दीली लाने के लिए बहुत सारी इस्लाहात करना होंगी, तभी इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है, वरना ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती रहेंगी और उसके बाद फिर यही बहस होती रहेगी कि अब इस पे करना क्या है, सज़ा किसको देनी है और माफ़ी किसको मांगनी है, लेकिन इनको रोका जाना चाहिए। किस तरह से रोकना चाहिए, इस पर भी आप रोशनी डाल रहे थे। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बराह रास्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे इस अहम वाक़ये की, जिसकी अब कैनेडियन डिफेंस चीफ की जानिब से भी माफ़ी मांगी गई है। दीगर हुकूमती अरकान जो हैं वो भी इस पर माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए दिखाते हैं। बहरहाल जी, हमें जाते जाते प्रोग्राम में बात करनी है अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क की, जहाँ माहौलियाती आलूदगी ने बहुत सारे लोगों को बहुत मुतासर किया है। बड़े तूफानों के बाद शहर को बढ़ती सतह समंदर से बचाने के लिए दीवारों और फ्लड गेट्स को मजीद ऊंचा किया जा रहा है और ये मनसूबा खरबों डॉलर्स की लागत से मुकम्मल होगा। अमेरिका के इक़्तिसादी मरकज़ कहलाने वाले नेट न्यूयॉर्क सिटी में पिछले माह आने वाले समुद्री तूफान ने शदीद तबाही मचाई, कीमती जानों के ज़िया के साथ सैकड़ों घर तबाह हुए। इस बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के बायस मजीद फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत का इजाफा कर दिया। 2012 में अमेरिका समेत 7 मुल्कों में तूफान ने तबाही मचाई। न्यूयॉर्क की तामीराती कमिश्नर टॉम फोली के मुताबिक सैनिट तूफान के बायस 44 बाशिंदे हलाक हुए थे और इस तूफान ने 1,10,000 से ज़ायद घरों को मुतासर किया था। रियासत को $19 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। न्यूयॉर्क हुकाम के मुताबिक अब समंदर की सतह 8 फीट तक बढ़ गई है, जिसके बाद हिफाजती दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क हुकाम के मुताबिक मुकम्मल शुदा दीवार 16.5 फीट तक ऊंची होगी। इस मंसूबे में
पानी को मैनहट्टन में दाखिल होने से रोकने के लिए दरवाजे भी शामिल होंगे। समंदर के मशरकी किनारे पर दीवारों की तामीर पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक आलीशान पार्क भी तामीर किया जाएगा, जिसमें दरख्त लगाए जाएंगे ताकि समंदर में आने वाले तूफान और इससे होने वाली तबाही से बचा जा सके। 2005 में अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले तूफान कैटरीना का शुमार अमेरिकी तारीख के 5 बड़े तूफानों में किया जाता है। कैटरीना से 2000 अफराद लुक़मा अजल बने और 108 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ था। माहिरीन बताते हैं कि मंसूबा जब शुरू किया गया है काफ़ी नहीं है। न्यूयॉर्क की तकरीबन 520 मील साहिली पट्टी को 2050 तक सतह समंदर में 2 फीट से ज़्यादा और सदी के आखिर तक तकरीबन 6 फीट तक मजीद ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि जो इकदाम किए जा रहे हैं इससे भी समंदर के पानी को बाहर आने से रोकना नामुमकिन होगा। नाज़रीन, ये खबर बहुत अलार्मिंग है, हम सबको इस पर सोचना होगा क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों सतह समंदर बढ़ता चला जा रहा है और ये सतह बढ़ क्यों रही है, पानी क्यों इतना ऊपर आता चला जा रहा है, बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है, क्यों पिघल रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, दर्जा हरारत बहुत बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लोग दरख्त नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, कुर्रे अर्ज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हमें इस नुकसान से बचाना है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।